तो हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और नो डाउट आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो लास्ट क्लासेस में हमने आप लोगों को करा दिया था इशू इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, और इसमें हमने एसेट्स खरीदने की जर्नल एंट्री की बात कर ली थी और एट पार तक कर ली थी। आज हमें आपसे क्या डिस्कशन करना है? आज हमें प्रीमियम के बारे में डिस्कशन करना है। तो जल्दी से लिखो कि क्या जर्नल एंट्री बनेगी अगर हमने परचेज ऑफ एसेट्स किया है, परचेज ऑफ एसेट्स एंड शेयर इशूड एट प्रीमियम। इससे पहले हमने किस पे किया था भैया? पार पे। अब हम किस पे कर रहे हैं? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने एसेट्स खरीदी है और शेयर को किस पे बेचा है? हमने प्रीमियम पर बेचा है। तो पहली एंट्री कब बनती है सर जी? जब हम एसेट्स खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। पहली एंट्री तो भैया जी तभी बनती है जब एसेट्स खरीदते हैं। क्या एंट्री बनती है बोलो सर जी? एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट नरेशन में बीइंग एसेट्स परचेज। सीओए से जर्नल एंट्री बन जाती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट से जर्नल एंट्री बन जाती है, यानी कि परचेज प्राइस में एक्सपेंडिचर भी जोड़ देते हैं। फिर क्या कर देते हैं हम? अब हमने क्या कर दिए? इशूड शेयर एट प्रीमियम, यानी कि एसेट्स के अगेंस्ट में क्या इशू कर दिया हमने? शेयर इशू कर दिए प्रीमियम पर। तो क्या एंट्री बनेगी? ये जो वेंडर नाम की लाइबिलिटी हमने क्रिएट करी है, यानी कि क्रेडिट करी है, इसको डेबिट करके खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बदले में अब हमने क्या दे दिया है? शेयर। तो अगर इक्विटी शेयर है तो लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज लिख लेना, TIES कर लेना इसको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। ये वाली जर्नल एंट्री बनती है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ जरा क्या चीज एक्स्ट्रा आई है? क्या चीज एक्स्ट्रा आई है? सर जी प्रीमियम ही तो एक्स्ट्रा आया है। अरे बोलो क्या एक्स्ट्रा आई है यहाँ पे चीजें? भैया प्रीमियम एक्स्ट्रा आया, बाकी कुछ तो वही सेम टू सेम है। अरे इधर इधर ये वाली एंट्री में केवल क्या वर्ड एक्स्ट्रा आया है? प्रीमियम वर्ड एक्स्ट्रा आया, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बढ़े आगे। तो भैया कोई क्वेश्चन बता दो जिसे हम कर लें। तो मान लेते हैं कि हमने एक एसेट्स खरीदी है, उसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए की है और हमने उसके बदले में क्या इशू कर दिए? शेयर इशूड कर दिए। कितने? सर जी मान लो जो शेयर बेचे उनकी फेस वैल्यू कितनी? 10। और कितने के प्रीमियम पे? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन। और साथ में हमने अमाउंट बैंक ड्राफ्ट से भी पे करी है। कुछ अमाउंट हमने किससे पे करी है? मान लो बैंक ड्राफ्ट से हमने 40,000 पे करे हैं। सर जी आपने इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, तो इस क्वेश्चन में मैं वेंडर के बाद मान लेते हैं कुछ पैसे अगर कैश में भी पे करते हैं तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? जितने पैसे कैश से पे करते हैं कैश, जितने पैसे बैंक से पे करते हैं बैंक, ठीक। और अगर बिल वगैरह देते हैं तो टू बिल। तो ये एंट्री भी हम इसमें ये वाली चीजें भी ऐड कर लेंगे। तो बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर वेंडर का नाम भी दे देता हूं। वेंडर का नाम क्या है बोलो? सर जी XYZ लिमिटेड वेंडर का नाम। अब ये एंट्री हमें बनानी है ना। तो सर जी बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी? सर एसेट्स का नाम नहीं दे रखा आपने, तो एसेट्स से लिख दो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है भाई? टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। कितने की एसेट्स है ये? भैया 4 लाख की एसेट्स खरीदी है। अब क्या करेंगे? सर ये जो XYZ को डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करके भैया जी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी अब इसको हटा दो, क्योंकि इसके बदले में क्या दे रहे हैं हम? शेयर इशू कर रहे हैं।
टू सर जी पहले पैसे बैंक से भी दिए हैं, टू बैंक क्या इशू किया हमने बैंक का, ड्राफ्ट, और टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम नहीं होगा तो शेयर कैपिटल ही आएगा। चेक कर लो प्रीमियम है या नहीं है। भैया क्वेश्चन में प्रीमियम भी दे रखा है तो क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज। बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वर्ड पहले यूज किया करते थे, अब नहीं करते हैं, रिजर्व हटा दिया सीबीएसई ने, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखेंगे, रिजर्व नहीं लिखेंगे। सर जी बताओ बैंक से कितने पैसे दिए हैं, 40,000। सर आपने बताया था ये डायरेक्ट फिल नहीं करना चाहिए, रफ में नंबर ऑफ शेयर निकालो फिर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, रफ में नंबर ऑफ शेयर निकालो फिर किससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, प्रीमियम की अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। चलो जी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर बताओ। भैया आपने कहा था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस अगर कुछ पैसा पेड किया हो तो, चाहे बैंक से चाहे ड्राफ्ट से चाहे बिल से, और डिवाइड कर दो इशू प्राइस। कैसे निकलता है भैया, या तो गिवन होगा वरना फेस वैल्यू में क्या जोड़ देते हैं, प्रीमियम, तो आ जाता है। बताओ कितने की एसेट्स, कितने पैसे पेड कर दिए, 40,000 डिवाइडेड बाई 10 का शेयर है और 10 का 12 है, 20% क्या है प्रीमियम, तो 10 का 20% कितना आ जाएगा कट के, 2 रुपए। तो कुल मिलाकर 3,60,000 और 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12। तो बताओ कितना लिखेंगे, कितने शेयर बेचे गए हैं, 30,000। चलो जी हम सोच रहे थे 30,000, तूने बताया यार 30,000 है। अब क्या करेंगे, कैसे फिल करनी है अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने, 30, फेस वैल्यू कितनी, तो कितने हो गए 3 लाख। प्रीमियम में कितना, नंबर ऑफ शेयर फिर से 30,000 और प्रीमियम कितना 2 रुपए, तो कितना हो गया 60,000। ठीक, एंट्री हो गई खत्म। ठीक, ये सिंपल साधारण सी बातें हमें ध्यान रखनी है जिसमें कुछ भी नहीं। अरे हाँ बोलो हाँ या ना। चलो जी अब हेडिंग डालो परचेज ऑफ बिजनेस। अब सामने वाले का क्या खरीद लेते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं। क्या एसेट्स खरीद, पूरा धंधा ही खरीद लो उसका ना। परचेज ऑफ एसेट्स, कौन कौन गायब है, सक्षम, सक्षम और यस, पूरा का पूरा धंधा ही खरीद लो इनका। चलो जी, चलो जी लिखें आगे, क्या लिखेंगे इधर बोलो। सर जी क्या खरीद लिया, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लो सर। परचेज ऑफ एसेट्स नहीं, परचेज ऑफ बिजनेस, तो सर जी पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लो। तो लिखो जी क्या जर्नल एंट्री बनेगी जब बिजनेस खरीदेंगे। नियम के हिसाब से अगर आप किसी का धंधा खरीदते हैं तो उसको कैश में पेमेंट सारी नहीं की जा सकती। ठीक, आपको पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी में क्या देने पड़ते हैं, शेयर्स देने पड़ते हैं नियम के हिसाब से, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना हमने उसका ठेका लिया है। तो हम तो केवल यहाँ इतना पढ़ेंगे कि पहली एंट्री क्या बनेगी जब हम बिजनेस खरीदते हैं। तो लिखो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। भैया जी इससे पहले तो हम बना रहे थे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, और अब क्या बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ। सर जी कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बिजनेस में दोनों चीजें होती हैं, एसेट्स भी होती हैं और साथ में क्या होती हैं, लाइबिलिटी भी। तो यार कैसी बात कर रहे हो, एक चीज बढ़ गई बस। यानी कि अब वो ये कहना चाह रहा है सामने वाले का बिजनेस खरीद लिया, इसका मतलब उसकी एसेट्स भी टेकन ओवर कर ली और उसकी लाइबिलिटी भी टेकन ओवर कर ली। तो इस बार जर्नल एंट्री में केवल एसेट्स नहीं आएंगी, उसके साथ साथ क्या आ जाएंगी, जितनी लाइबिलिटी दी है वो लाइबिलिटी भी आ जाएंगी, एसेट्स भी आ जाएंगी, साथ के साथ क्या आ जाएंगी, लाइबिलिटी भी आ जाएंगी। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर जी बहुत सारी एसेट्स हैं तो मैं वर्ड लगा रहा हूं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री का मतलब बहुत सारी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और टू में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, यानी कि विभिन्न संपत्ति खाता ऋणी
विभिन्न दायित्व खातों का, हिंदी में बोलते हैं ऐसे। ठीक, ध्यान से सुनो भैया जी, आपने एंट्री बनाई है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। बेटा जी ध्यान रखना कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू सर अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो मान लो बुक वैल्यू बराबर मार्केट वैल्यू, है ना। अरे ठीक है सर जी, मान लो अगर हमने एसेट्स खरीदी वगैरह है, उस पर कोई कमीशन वगैरह भी दिया है तो उसका क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चलो जी, अब यहां पर हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। भाई देखो होता क्या है, जब आप किसी का व्यवसाय खरीदते हो तो उसमें बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटी होती हैं। जनरली खरीदने वाले आदमियों के दो नेचर होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो कहेगा कि भाई साहब आप लिस्ट बना लो आपकी कौन कौन सी एसेट्स हैं जो हमें लेनी है, और ये हमारी ये वाली लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज हैं जो हम, यानी कि मैं टेक ऑन ओवर कर रहा हूं इतनी एसेट्स और इतनी लाइबिलिटीज। फिर वो सारी लिस्ट की क्या निकालेगा, कितनी वैल्यू आई एसेट्स की, ऐसे ही वैल्यू निकालेगा कितनी आई लाइबिलिटीज की। तो फिर वो बोलेगा तुम्हारी 10 लाख की मान लो एसेट्स हैं और 2 लाख की क्या है, लाइबिलिटी हैं। तो फिर वो कहेगा देखो जी, अगर मैं आपकी लाइबिलिटी नहीं ले रहा होता तो मैं आपको कितने पैसे दे देता, आपकी एसेट्स के 10 लाख रुपए दे देता। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये जो एसेट्स आप ले रहे हो इनको ले लो और लगे हाथ किसकी पेमेंट भी कर देना, लाइबिलिटीज की। तो भाई आपके बिहाफ पे 2 लाख रुपए तो मुझे देने पड़ेंगे। भाई मैं आपके 10 लाख की एसेट्स ले रहा हूं, इसमें से 2 लाख किसको देने पड़ेंगे, लाइबिलिटीज को कल को मुझे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मैं आपको कितने पैसे दूं, बचे हुए पैसे दूं, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटी के अमाउंट घटा दूं, क्योंकि वो पैसे मुझे भविष्य में देने पड़ेंगे तो उतने मैं काट कर आपको दूंगा। तो यानी कि 10 माइनस 2 कितने पैसे दे दूं, 8 लाख। इसी के लिए एक कंडीशन है, मैं यहां लिख देता हूं। यानी कि मान लो 10 लाख की एसेट्स ले ली और 2 लाख की क्या है, लाइबिलिटीज, है ना। तो ये आदमी ऐसा है, कहता है एक एक चीज का हिसाब लगा के खरीदेंगे। तो जब एक एक चीज का हिसाब लगा के खरीदेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना सामने वाले को कितने पैसे देने हैं, पता चल जाएगा कितने पैसे देने हैं। अरे भैया 10 में से कितने घटा दो, 2 लाख रुपए घटा दो, तो हमें कितने पैसे देने हैं ये हमें पता चल जाएगा, टू वेंडर्स अकाउंट। और ये हमने किस में निकाल लिया, बैलेंस में निकाल लिया, 8 लाख रुपए। बेटा इसी मेथड को बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड। क्या बोलते हैं इसी मेथड को, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है नेट एसेट्स मेथड, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाकर जो वैल्यू आए उसको परचेज कंसिडरेशन की तरह पेड करें तो उसी मेथड का नाम क्या होता है, नेट एसेट्स मेथड। यानी जो आपकी नेट वैल्यू बन रही है ना सही सही, हम आपको वही पेड करेंगे। सर जी हमें तो ये बता दो कि हमें पेपर में कैसे पहचानना है, जब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूं कि ये वाली एंट्री हुबहू तब बनेगी जब क्वेश्चन में व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज नोट गिवन, जब क्वेश्चन ने ये ना बताया हो कि वेंडर को कितने पैसे देने हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे, 10 माइनस 2 8 देने। अरे तुम नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, माइनस करके निकाल लेंगे, कौन सा आफत आ गई। तो 10 माइनस 2 कितने देने हैं, 8। तो पहली बात ये एंट्री तब बनेगी जब क्वेश्चन में क्या ना दे रखा हो भैया, परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो। अरे हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी से। जब परचेज कंसिडरेशन गिवन ना हो तो हम ये वाली एंट्री क्या कर देंगे, पास कर देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होगा ना तो जब हम ये वाली एंट्री बनाएंगे। ठीक, कैसे निकलता है इसमें परचेज कंसिडरेशन, सर नेट एसेट्स मेथड से निकलता है। एसेट्स में से क्या घटा देते हैं, लाइबिलिटी को घटा देते हैं। ठीक, ये इकलौती एंट्री नहीं है, और भी एंट्री बन सकती है। तो और करके इसके नीचे लिखो, अगर ये एंट्री नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। सर हम पेपर में कैसे बनाएंगे यार, कैसे याद रखेंगे इतनी सारी एंट्री, वो आराम से पकड़ में आ जाएगी, पहले लिख लो कॉन्सेप्ट। सर जी तो चलो बता दो, आपकी बात मान लेते हैं कि बताओ और में क्या एंट्री बनेगी, इधर ध्यान दो। या फिर एंट्री बनेगी भाई लोगों, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर। और वेंडर में इस बार हमें क्या गिवन है,
गिवन है क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन। अब ध्यान रख लेना, यहां पर वेंडर को जो पैसे दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। पहले जो वेंडर को पैसे दिए जा रहे थे वो किसके बदले दिए जा रहे थे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस अमाउंट पेड। और अब कौन से दिए जा रहे हैं? सर अब वेंडर को पैसे दिए जा रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी कि जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं तो उसके लिए एक ऑफिशियल वर्ड है जिसका नाम है परचेज कंसिडरेशन, कि हम तुम्हारा बिजनेस खरीद रहे हैं और तुम्हारे इतने पैसे बनेंगे। ठीक, यहां पर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं था तो कैसे निकालना? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर जी यहां पर हम लिखेंगे व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन। जब क्वेश्चन ने क्या दे रखा हो? परचेज कंसिडरेशन दे रखा हो एंड इट्स मोर देन नेट एसेट्स। भैया ये आपने इतनी बकवास बात आगे क्यों लिख दी? बताएंगे, ये 1 नंबर का एमसीक्यू है। व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन एंड इट्स मोर देन नेट एसेट्स। पता कुछ लोग क्या नेचर क्या होता है, वो दूसरे का बिजनेस देखने जाते हैं और जब खरीदते हैं तो उनका नेचर सीधी बात करने का है। सीधी बात का मतलब वो लोग कहते हैं कि हमारा टाइम मनी है और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक एसेट्स गिने और एक एक लाइबिलिटी गिने। तो ऐसे लोग डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब एक बार बिजनेस को देख लेंगे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक अमाउंट बोल देंगे बिना एसेट्स माइनस लाइबिलिटी किए। यानी कि ऐसे कह लो उक्के में अमाउंट बोल देंगे। ऐसे समझ लो हमारे घर कबाड़े वाला आया तो एक तरीका कबाड़ा बेचने का ये है, उसके साथ खड़े हो जाओ, तुलवाते रहो और 1-1.5 घंटे में वो तोल लेगा और हमारा 1.5 घंटा चला जाएगा, फिर हमें एक अमाउंट दे के चला जाएगा। एक आदमी बहुत जल्दी में कह रहा है इतना समय ना है, ये रहा कबाड़ा तेरे सामने, अनुमान से बता दे कितने पैसे देगा, हाँ या ना, किस्सा खत्म कर। सामने वाले ने एक अमाउंट बोल दी, हमने एग्री कर लिया। लेकिन अब इस बात को सोचो ना, चलो वो आपके यहां से तो उठाकर ले जाएगा लेकिन अपने घर जाके तो तोलेगा और फिर ये देखेगा इस प्रक्रिया में मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि चीजें अनुमान में खरीदी गई हैं। ऐसे मेथड को बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर ये गिवन होता है और ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी के बेसिस पे गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन है उक्के में, तो इसका नाम क्या है? नेट पेमेंट मेथड। फिर से बातें हो रही हैं, सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है कि नेट एसेट्स मेथड क्या है और नेट पेमेंट मेथड क्या है। ये सिलेबस में नहीं है तो हमने बता दिया कि जब हम उक्के में वैल्यू निकालने लगे तो नेट पेमेंट मेथड, और जब हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके निकालने लगे तो नेट एसेट्स मेथड। इज दैट क्लियर? तो सर जी जब यहाँ पे हमने हेडिंग ये बनाई है कि हमने बिजनेस खरीदा है सामने वाले का और हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटी नहीं करी और हमने उसको क्या बता दिया? परचेज कंसिडरेशन बता दिया। अब परचेज कंसिडरेशन बताने के बाद में हमने घर जाके हिसाब लगाया तो हमें पता चला कि यार उसकी नेट एसेट्स तो क्या हैं? ज्यादा हैं। नहीं, नेट एसेट्स कम है और हमने जब पैसे क्या दे दिए? ज्यादा दे दिए। यानी कि हम उसको ज्यादा पैसे देकर आ गए जबकि हमने एसेट्स क्या खरीदी हैं? कम की खरीदी हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में उसका क्या हो गया? घाटा। तो अगर कोई किसी के बिजनेस का घाटा खरीदने के लिए तैयार है तो इसका मतलब वो यही मान रहा होगा ना इसके बिजनेस में दम है, वरना सामने वाला दूसरे के बिजनेस को क्यों खरीदेगा? तो जब हम किसी के बिजनेस का घाटा भी खरीद लें, नेट एसेट्स कम है और पेमेंट ज्यादा कर दें, तो उस घाटे का नाम होता है गुडविल, कि आपने कम के बदले ज्यादा पैसे दे दिए। यानी कि सामने वाले की आपकी नजरों में क्या है? गुडविल है। यानी कि उसकी नेट एसेट्स तो बैठ रही थी 10 लाख की, फिर भी आपने कहा 11 लाख देंगे, बता बेचेगा? सामने वाला कह रहा हाँ जी बेच देंगे। तो इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए आपने? 1 लाख। इसका मतलब आपने उसकी 1 लाख की गुडविल खरीदी है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि बिजनेस परचेज के टाइम पर, याद करो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आपको गुडविल का, तो हमने लिखवाया था गुडविल की नीड कब अराइज होती है, तो वहां हेडिंग लिखवाई थी एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन और मर्जर। ये तो कंडीशन चल रही है, बिजनेस खरीद लिया किसी का तो बिजनेस के खरीदने के बेचने के टाइम पर भी क्या आ जाती है? गुडविल आ जाती है। सर कैसे पता चलेगी? अभी देखो ऐसे पता चलेगी। हमने उसकी एसेट्स कितने की खरीदी? 10 लाख की। लाइबिलिटी कितने की थी? 2 लाख की। इसके बावजूद हमने क्या कहा?
अरे भाई साहब, मैंने कहा हाँ जी, सुनो। हमने कहा अभी भी हम आपको कितने लाख देने के लिए तैयार हैं? 9 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो क्रेडिट का टोटल करो कितना आया? 11। और डेबिट में केवल कितने की एसेट्स आई? यानी कि हम सामने वालों को 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, जबकि एसेट्स कितनी आई हैं? 10 लाख। इसका मतलब कितने की कमी है? अभी 1 लाख की कमी है। और वो 1 लाख की आपने क्या खरीदी है? उसकी क्या खरीदी है? गुडविल खरीदी है। तो इसको किससे फिलअप कर देंगे हम? गुडविल अकाउंट डेबिट से फिलअप कर देंगे। अरे हाँ या ना? सर जी गुडविल कब आती है? जब नेट पेमेंट मेथड हो, या सर ऐसे कह लो, जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो? परचेज कंसिडरेशन गिवन हो, तो इस बात के चांस ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ बैलेंस बचेगा, है ना। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो फिर हमने कैसे निकाला होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, फिर वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने नेट पेमेंट मेथड से पहले डायरेक्ट बता दिया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंस को हमें कहाँ भेजना है? गुडविल में। सर क्या एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से लिखो। अगर इफ नेट एसेट्स इज लेस देन, या उल्टा बोल देता हूं, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरी बात लिखेंगे। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, देन डिफरेंस कहां जाएगा? देन डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट। सर आपने या शॉर्ट में लिख दिया, बेटा पूरा बोल तो दिया। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर, कौन ज्यादा है? परचेज कंसिडरेशन मोर है। किससे मोर है? नेट एसेट से। तो डिफरेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। ये सिंपल साधारण सी बात है। बोलो इस बात में कोई दिक्कत? अरे बोलो इस बात में कोई समस्या, हाँ या ना? नहीं सर यार, हम पेपर में एंट्री बनाएंगे तो हम कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। अभी तो कॉन्सेप्ट अलग अलग लिख रहे हैं, पेपर में तो बहुत आसान है, 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगी। ये तो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, तुम किसी को सिखाने लग जाओगे तो कैसे सिखाओगे भाई? पेपर में तो वही WCR वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे। डेबिट में डिफरेंस तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस तो कोई और जो भी आएगा। अरे हाँ या ना? डिफरेंस नहीं आएगा तो बात खत्म। तो वो तो वही सेम है WCR की तरह। ये तो सिखाने के लिए है ऐसे, क्योंकि हमें पूरी बातें पता होनी चाहिए। सर जी फिर से लिखो। और अभी 1 एंट्री और बनेगी? बिल्कुल 1 एंट्री और बन सकती है। अभी तो खरीदने पे घाटा हुआ है, खरीदने पे क्या भी हो सकता है? हमारा फायदा हो सकता है। तो लिखो यहां पर, इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? एंड it is क्या? लेस देन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स तो समझते हो ना आप? अरे नेट एसेट्स का मतलब तो पता है ना? नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। टेकन ओवर एसेट्स माइनस टेकन ओवर लाइबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी? खरीदे हुए बिजनेस की नेट एसेट्स आ जाएंगी। चलो जी, यहां क्या एंट्री बनेगी? अरे भैया हमारी तो वो ये एंट्री है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी बोलो? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखोगे? टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। और क्या लिखोगे? टू वेंडर, है ना? क्या लिखोगे? टू वेंडर्स अकाउंट। भैया आपने यहाँ नंबरिंग नहीं करी, बेटा कर देता हूं। पहले मैंने ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है, फिर मैंने ये लिखा है, और लास्ट में क्या निकाली है मैंने? यहाँ गुडविल, और ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ बैलेंस में। पता चले रिवीजन में पढ़ रहे हो एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, और फिर कह रहे हो ये कहाँ से आ गई, कहाँ से निकाल लाया है मास्टर? तो ये सबसे आखिर में निकालिए, बैलेंसिंग कर लेना जरूर, लिख लेना ताकि बाद में आपको याद रहे। इससे अच्छा कि फिर मुझे गाली दो, बैलेंसिंग कर लो 1 2 3 4, तुम्हें याद रहेगा। बताओ एसेट्स कितने की भैया, लाइबिलिटी कितने की, है ना? मान लो हमने बोगो लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, तो हम उससे कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए लेने हो तो ले नहीं रहने दे,
ठीक करा, चलो 7 लाख रुपए में बेचो। भैया आपने तो हेडिंग बनाई थी कि जब इट इज लेस देन नेट एसेट्स की, जब किससे कम हो, नेट एसेट्स से कम हो। तो देख लो जरा, बताओ इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स कितने की बन रही है, 10 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 8 लाख। और परचेज कंसिडरेशन कितने का गिवन है क्वेश्चन में, भैया गिवन है 7 लाख। तो मैंने यही तो बोला कि जब परचेज कंसिडरेशन क्या है, कम है, किससे कम है, नेट एसेट से, वही तो लिखा मैंने, परचेज कंसिडरेशन इज गिवन एंड इट इज लेस देन नेट एसेट्स, यही बात तो लिखी मैंने। तो ये सर अब क्या होगा, अब किधर कमी बच रही है, क्रेडिट में, तो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, सर जी ये ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। भैया जी कैपिटल रिजर्व में कितने आएंगे, इधर 10 हैं, इधर कितने हैं 9, कितने बच रहे हैं डिफरेंस में, 1 लाख। तो क्रेडिट में 1 लाख आ जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, टू वेंडर अकाउंट 7 लाख, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। तो 7 और 2 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 लाख एंट्री बराबर। सर जी क्या यहां से भी एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, इफ नेट एसेट्स इज ज्यादा या मोर देन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का दूसरा नाम भी होता है अमाउंट पेड टू वेंडर, परचेज कंसिडरेशन, देन डिफरेंस कहां जाएगा, देन डिफरेंस ट्रांसफर टू कहां, ट्रांसफर टू सीआर कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इफ नेट एसेट्स इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन देन डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोलो हाँ या ना, ठीक। अरे बन गई एंट्री ये वाली, सर जी ये तो एंट्री, बताओ इससे पहले वाले केस में कितनी एंट्री बनी थी, 2, एसेट्स खरीदने की और फिर पेमेंट करने की। तो यहां पर भी तो सेम है, इन तीनों में से कोई एक एंट्री बनेगी बिजनेस खरीदने की, और फिर दूसरी किसकी बनेगी, पेमेंट करने की। तो बना लो अब दूसरी एंट्री। सर ये तो 3 बनवा दी बेटा, 3 में से कोई एक आएगी, तीनों थोड़ी आएंगी, पेपर के ऊपर डिपेंड है, पता नहीं कौन सी आएगी। सिचुएशन क्या होगी, लिखो बी, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस बना ली, और इसके ये क्या बनेगी, लिखो एट द टाइम ऑफ इशू शेयर, किसके अगेंस्ट में, इशू शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। वो जो आपने बिजनेस खरीदा है उसके बदले में क्या देने के लिए तैयार हो गए आप, लो जी शेयर्स ले लो। करें चालू। तो बताओ पिछले में आपने वेंडर को क्या किया था, और वेंडर को क्रेडिट करने का मतलब क्या था कि उसकी लाइबिलिटी बनी थी। अब वेंडर को डेबिट करके क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म करने का समय आ गया है। वेंडर अकाउंट डेबिट, और वेंडर के सामने कौन सी अमाउंट लिखी जाती है भैया, पीसी यानी कि परचेज कंसीडरेशन। तो वेंडर अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे परचेज कंसीडरेशन, और फिर 2 में क्या लिखेंगे भाई लोगों, बताओ 2 में क्या लिखेंगे। अरे आप जानते हो भैया, कुछ पैसे अगर बैंक से दे दिए, कुछ पैसे अगर कैश से दे दिए, या कुछ पैसे बिल के लिए देने के लिए बोल दिया, ये तो क्वेश्चन में क्या रहती है, कंडीशन गिवन रहती है, हो सकता है हो सकता है ना हो। और जितने पैसे हम इसके बदले में दे रहे हैं क्या लिखेंगे, केवल टू शेयर कैपिटल, और नरेशन नहीं बना रहा मैं, केवल कंडीशन लिख रहा हूं। अगर हमने इफ किस पे इशूड करे हैं, इफ इशूड एट पार, अगर पार पे बेच रहे हैं तो ये एंट्री बन जाएगी भैया, और अगर पार पे नहीं बेच रहे, प्रीमियम पर बेच रहे हैं, तो क्या एंट्री बन जाएगी, तो भैया एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, पीसी लिख देंगे यहां पर, टू बैंक, वही सेम बैंक कैश बिल अगर कुछ है गिवन है तो, और टू शेयर कैपिटल, फ्री के नंबर होते हैं बोर्ड में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया याद रखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई पुरानी धुरानी वीडियो उठा लेते हैं और वहां पे लिखा मिलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सीबीएसई ने कह दिया है रिजर्व हटा दो नहीं तो तुम्हारा आधा नंबर खा जाएंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, है ना।
तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर वैसे तो आपने हमें बता दिया था कैसे फिल करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम। तो हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम पे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे रखा हो हमारे लिए तो भैया आसान आसान बात है। करें क्वेश्चन, लिखो एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड by taken over following assets and liability। by taken over following assets and liability। by taken over following assets and liability। तो लिखो पहले बिल्डिंग देखो ऐसे मान लो मैंने ऐसे दे रखी है इंफॉर्मेशन, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट या रियलाइजेबल वैल्यू। कह रहा बिल्डिंग 3 लाख की है और भाई 4 लाख में खरीद लेगा, ठीक। और फर्नीचर भी हैं, फर्नीचर 1 लाख रुपए के हैं, 1,20,000 के हैं, भाई कह रहा है इनके भी 1 लाख देंगे। तीसरे क्रेडिटर्स खरीद लिए हमने, इनके क्रेडिटर्स 90,000 के थे और वो भी कह रहे हैं 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक। इस तरीके से हमने इनकी एसेट्स लायबिलिटी खरीद ली। लिखो एंड, इसके बाद लिखो इसके नीचे एंड इशूड इक्विटी शेयर्स to them and issued equity shares to them, ठीक। बाय क्या लिखा हमने, टू देम एट पार, ऐसे करके लिख लो, एट पार ब्रैकेट में लिख लो, टू देम एट पार ब्रैकेट में लिख लो, फेस वैल्यू ₹100, फेस वैल्यू ₹100। यानी कि फेस वैल्यू कितने की है, 100 रुपए की है। फेस वैल्यू कितने की है, 100 रुपए की है और हमने पार पर ही बेचा है, इसका मतलब इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए का ही हो जाएगा। तो बनाना चालू करें एंट्री। देखो पहले मेरी सुन लो कैसे बनाओगे, पेपर में फंसते फिरोगे, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही बनाना, इस चीज को पैटर्न को फॉलो करो। बताओ कैसे बनाएंगे। भैया जी क्या क्या खरीदा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख लो। सर जी फर्नीचर भी ले लिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसको भी लिख लो। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट कर दो ना क्रेडिटर्स को। पूरी 11वीं ये भी नहीं सीख पाए क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो सर जी कहां लिखेंगे लाइबिलिटी को, डेबिट में टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अरे हाँ या ना, और टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। बोलो जल्दी से, एसेट्स कितने की, मार्केट वैल्यू लेते हैं, बुक वैल्यू नहीं लेते हैं, 4 लाख, 1 लाख और ये भी कितना। अब हमारी बात को ढंग से सुन लो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या परचेज कंसिडरेशन गिवन है, कितने पैसे देने हैं। अगर गिवन नहीं है तो जल्दबाजी मत करना, गिवन नहीं है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से अभी मत निकालने लग जाना, कभी कभी क्वेश्चन फंसा लेता है। अभी पहले दूसरी एंट्री बनाओ, दूसरी एंट्री बनाओ और उसमें लिखो, क्या लिखोगे, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू में क्या, टू बैंक वगैरह तो दे नहीं रखा और प्रीमियम भी नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट फिल करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू, चेक करो क्या पता क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दे रखे हो, उसकी मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करके किसकी अमाउंट निकल जाएगी, शेयर कैपिटल की। चेक करो नहीं दे रखे, इसका मतलब वेंडर की अमाउंट ना दूसरी एंट्री से निकल पा रही, पहली एंट्री से तो निकल ही नहीं पा रही थी। इसका मतलब अब वेंडर की अमाउंट किस में निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे। यानी कि अब हमें पक्का हो गया कौन सा मेथड है, नेट एसेट्स मेथड है।
तो एसेट्स कितने की 5 लाख, लाइबिलिटी कितने की 4 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख, तो यानी कितने का परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब जाके मैंने ये फिल किया है 4 लाख, वरना पहले मैंने ट्राई करके देखा, क्या पता दूसरी एंट्री से फिल हो जाए। भैया ऐसा हो सकता है, अभी एक क्वेश्चन देंगे फिल करके दिखा देंगे दूसरी एंट्री से। बताओ जल्दी से, अब जितने पैसे थे यहां लिखेंगे, कितने लिखेंगे यहाँ बोलो 4 लाख। और भैया वैसे तो नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी 4 लाख ही लिख दो, लेकिन आपने कहा था कि हैबिट खराब नहीं करनी, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे। यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं आएगा, यहां पर क्या वर्ड यूज हो रहा है बहुत देर से, परचेज कंसीडरेशन। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं है ना, लाइबिलिटी भी तो है अगेंस्ट में, तो यहाँ क्या वर्ड आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन माइनस पेड डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। बताओ परचेज कंसीडरेशन हमने कितना निकाला भाई लोगों 4 लाख। कुछ अमाउंट साइड से दे रहे हैं, नहीं दे रहे 0। इशू प्राइस कितना 100। कैसे निकाला भैया फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम नहीं है तो 0 हो गया। वैसे तो सर जी लिखा हुआ है एट पार, और पार का मतलब होता है दोनों बराबर। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए 4000। तो ये ऐसे भी निकाले जा सकते थे, ये ऐसे भी निकाले जा सकते थे, 4000 इंटू 100। बोलो इस बात में कोई दिक्कत। लिखो इसका दूसरा वर्जन, देखो कैसे पेपर में तुम्हें फंसाएगा। क्यों कह रहा था मैं पहले पहली एंट्री को पूरा मत करो, पहले दूसरी एंट्री को भी देख लो एक बार। लिखो लिखो, अरे लिखे, लिखो ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ जीजी लिमिटेड। पहले भी लिखवाया ये क्वेश्चन हमने। ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ जीजी लिमिटेड, ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ जीजी लिमिटेड बाई टेकन ओवर बिल्डिंग एट ₹4 लाख, बिल्डिंग एट ₹4 लाख, फर्नीचर एज ₹1 लाख, फर्नीचर एट ₹1 लाख, क्रेडिटर्स एट ₹1 लाख। ठीक, लिखो एंड इशूड 42,000 इक्विटी शेयर्स, 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। नहीं 100 ईच लिखो बेटा, एक मिनट, हाँ नहीं 10 ही रहने दो। 42,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। अब ये पहले वाले क्वेश्चन का प्रो वर्जन है, देखो आपको कैसे फंसा लेगा। बनाए एंट्री, सर जी पहले ऐसे बनाओ जैसे हम बनाते हैं एंट्री। देखो जल्दी जल्दी क्या एंट्री बनाते हैं आप। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 4 लाख। बताओ फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना। बताओ क्रेडिटर्स कितने के हैं, तो क्रेडिटर्स 1 लाख। अब मैं आपसे कहता पढ़ो परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, वेंडर को कितने पैसे देने हैं, तो डायरेक्टली तो ऐसा ही लग रहा है देखने में गिवन नहीं है। तो अगर आपको जल्दी है क्वेश्चन को करने की तो आप तुरंत यहां लिख दोगे टू जीजी लिमिटेड अकाउंट, और 5 लाख में से 1 लाख जाएंगे, कितने लिख दोगे। फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ के क्या लिखोगे, आगे बढ़ के लिखोगे जीजी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से 4 लाख से, और फिर क्या लिखोगे टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो नहीं दे रखा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर ढंग से नोटिस करोगे तो क्या दे रखा है 42,000 शेयर, और एक कितने का है 10 का। तो यानी कि एंट्री क्या नहीं हो पाएगी, मैच नहीं हो पाएगी। यानी कि क्या जल्दबाजी कर दी हमने, सर जी हमने जल्दबाजी जीजी लिमिटेड को भरने की कर दी। यहाँ पे हमें इतनी जल्दी जीजी लिमिटेड की अमाउंट फिल नहीं करनी चाहिए थी, पहले हमें दूसरी एंट्री बनाकर चेक करना चाहिए था, क्या पता दूसरी एंट्री से वेंडर की अमाउंट निकल जाए। देखो जरा, क्या दूसरी एंट्री से वेंडर की अमाउंट नहीं निकल रही, अरे निकल तो रही है। हम क्या बोल रहे हैं वेंडर को, कह रहे हैं सुन में सुन तुझे 42,000 शेयर दे देंगे और एक 10 रुपए का, तो उसे पता नहीं चल गया मुझे कितने पैसे मिलेंगे। 42,000 शेयर दे रहे हैं, 10 रुपए का एक दे रहे हैं, तो उसे पता नहीं मुझे 4,20,000 रुपए मिलेंगे। तो
कैसे कह दिया आपने परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है? गिवन है, आप नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने कहा था पहले कौन सी एंट्री पूरी कर लेना, दूसरी एंट्री पूरी कर लेना। पहले हमने ये निकाला, फिर हमने ये निकाला। अरे हाँ या ना? अरे ठीक है, पहली एंट्री पे मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप समझ जाओगे कि वो तो सीधा ही चल रहे हैं। अब देखो इधर आओ, आगे इधर ध्यान दो। सर जी इसका मतलब ये वेंडर कहां से जाएगा? ये जीजी लिमिटेड यहां से उठकर इसके सामने जाएगा। कितनी अमाउंट? आप तो सोच रहे हैं गिवन नहीं है, ये तो गिवन है, पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गिवन है। सर कैसे फंस गए हम? पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं थे, यहां उसने जैसे ही नंबर ऑफ शेयर बताए तो हम उसकी अमाउंट का अनुमान लगा सकते हैं। 42,000 इंटू 10 पता चल गया कितने पैसे देने हैं। तो बताओ क्रेडिट का हिस्सा कितना? 5,20,000 क्रेडिट का और डेबिट का कितना? इसका मतलब 5,20,000। 5,20,000 रुपए हमने क्या कर दिए उसको देने के लिए, हम भी भर ली। सामान कितने का मिला है? केवल 5 लाख का, यानी कि 20,000 की क्या है उसकी। ठीक, तो ये है इसका प्रोवर्जन जो तुम्हारे साथ गेम कर जाएगा। और ये हमने किस में निकाला है? बैलेंसिंग फिगर में निकाला है। इसी क्वेश्चन की वजह से मैं बोलता हूं कि पहले प्रयास किया करो कि दोनों एंट्री बना लो और चेक कर लो दोनों एंट्री में कौन कौन सी अमाउंट फिल हो पा रही हैं। जो जो अमाउंट फिल हो पा रही है वो फिल करो, और फिल करके देखो क्या वेंडर की अमाउंट ऐसा तो नहीं है सेकंड एंट्री से निकल जाए। अगर निकल गई तो उसको फर्स्ट एंट्री में फिर लिखो और फिर बैलेंस ढूंढो, कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है। ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली लगभग सभी लोग जल्दी जल्दी में पहली एंट्री फिल करते हैं, फिर वही मिस्टेक हो जाती है जो मैंने बोला था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करेंगे जो बताया है उसको आप अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे।